हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल लेने वाले हैं टर्मिनल डिक्लाइन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, पढ़ने में मज़ा आएगा और पढ़ना है उसी अंदाज में जिससे आपको मिले मैक्सिमम बेनिफिट। वो अंदाज ऐसा है कि आपको हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर और वोकैब को थोड़ा अलग से देख के समझना है। आज की सारी ग्रामर और सारी वोकैबुलरी का ये क्विज़ है क्लोज टेस्ट का। आप देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके हो जाएंगे रिवाइज। एक ट्राई इसको वीडियो के शुरू में दें और एक ट्राई मैं वीडियो के लास्ट में आपको लाइव कराऊंगा सोल्यूशन इसका। शुरू करें। अच्छा क्विज़ है, अच्छे लेवल का। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है टर्मिनल डिक्लाइंड। किसी ने टर्मिनल को डिक्लाइन कर दिया है, किसी ने एक बंदरगाह को मना बोल दिया है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? कोई पोर्ट या एयरपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे सी पोर्ट की बात हो रही है, उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया टर्मिनल। अब देखो किसने किसको ये टर्मिनल डिक्लाइन किया है, किसने किसको मना बोला है। कह रहा है ऑन श्रीलंका रिलीजिंग ऑन कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। बात कर रहा है श्रीलंका के रिलीज ऑन करने की, बात कर रहा है श्रीलंका के पलटा मार देने की। रिलीज ऑन करना मतलब किसी चीज़ को कह देना और बाद में पलटी मार लेना। और किस पे पलटी मारी है? कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पे, कोलंबो में इस वाले जो है सी पोर्ट के ऊपर। अब देखो ये रिलीज ऑन क्या होता है ना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। गो बैक ऑन वंस वर्ड्स, कुछ कह देना और थोड़े दिन बाद बोल देना भाई वो नहीं चलेगा, है ना, मैंने जो बोला था उसको भूल जाओ। ब्रेक अ प्रॉमिस, एक वादे को तोड़ देना। और इसके लिए एक और वर्ड है ओवरटर्न। ओवरटर्न भी यही होता है, किसी चीज़ की पलटी मार देना, है ना, पहले कहना और बाद में बोलना नहीं हो पाएगा। अब इसका बिल्कुल उल्टा है रिलीज ऑन की एक फ्रेजल वर्ब डबल डाउन। डबल डाउन, डबल डाउन करना क्या मतलब होता है? आपने डिफ़िकल्ट टाइम में भी जो प्रॉमिस किया हुआ था उसको स्ट्रेंथन किया। आपने एक प्रॉमिस किया था, अब आपका वक्त बुरा चल रहा है ना, बुरे वक्त में आपने मुझे आकर के बोला भाई वो जो प्रॉमिस है उसको मैं जिंदा रखूंगा, चिंता मत करना, उस प्रॉमिस को हम बनाए रखेंगे। इसको बोलते हैं डबल डाउन करना, बुरे वक्त में भी प्रॉमिस को बनाए रखने की कोशिश करना। ये रिलीज ऑन का बिल्कुल उल्टा होता है ना। चलो बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, क्या कहना चाह रहा है। बट उससे पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर दें वीडियो को, है ना। कह रहे इंडिया एंड जापान आर इम्पॉर्टेंट डोनर्स एंड श्रीलंका मस्ट ट्राई एंड सैल्वेज द ECT डील। कह रहे इंडिया और जापान जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डोनर्स हैं, दान करता है। इंडिया और जापान बहुत ज़्यादा दान देते हैं श्रीलंका को, और इसी श्रीलंका को ट्राई करना चाहिए और सैल्वेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और बटोर लेना चाहिए बची कुची इस ECT की डील को जो इसने ख़राब कर दी है। समझ गए ना। सैल्वेज नाम के वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है जितनी डैमेज हो गई, अब जो बचा है उसको बचा लो, सेव कर लो, रेस्क्यू कर लो या कलेक्ट कर लो, व्हाट इज़ लेफ्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको बीनना, है ना, बचा खुचा बटोरना। सब्जेक्ट है आपका एक्वा ब्लू कलर में इंडिया और जापान, वर्ब है उसकी आर। फिर दूसरा सब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन के बाद श्रीलंका, उसकी दो वर्ब्स हैं, पहली है मस्ट ट्राई, दूसरी है मस्ट सैल्वेज। इसके आगे भी मस्ट लगा हुआ है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स रिपीट नहीं होती हैं एंड के बाद, है ना। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको मालूम चले। देखो एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था, इसको श्रीलंका में पहले रानिल विक्रम सिंघले की सरकार थी, तो उन्होंने बोला था इंडिया को और जापान को आप डेवलप करो, हमें चंदा दो, है ना, दान दो और आप ही डेवलप करो। कल को आप इस कंटेनर पोर्ट से भी फ़ायदा उठाना क्योंकि यहीं से सारा व्यापार आप लोगों से ही हम करते हैं। तो इंडिया और जापान ने ये काम को शुरू किया। अब वहाँ पे बदल गई सरकार, नहीं आई राजपक्सा परिवार की। राजपक्सा परिवार का पुराने वाली विक्रम सिंघले फैमिली से बहुत ख़राब रिश्ते हैं, तो उन्होंने उनके सारे डिसीजंस को ख़राब करने की कोशिश की है, इस डील को इंक्लूडिंग। अब इस डील को उन्होंने मना बोला है कि इंडिया और जापान को आप ऐसा मत करना, ये पोर्ट को हम खुद ही कर लेंगे। अब इससे हुआ क्या? कह रहे एक तो रिश्ते बिगड़ेंगे श्रीलंका के इंडिया और जापान के साथ, दूसरा अब इंडिया के दिमाग में ये चीज़ भी बैठ गई है कि कहीं चाइना के प्रभाव में आकर के ही तो श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया है। तो कह रहे अगर ऐसा श्रीलंका को अपने रिश्ते बना करके रखने हैं तो ऐसी डीलों को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों डोनर्स श्रीलंका का साथ छोड़ देंगे। समझ गए ना। बस ये इसकी समरी है आज की। टोन है आज की सजेस्टिव, श्रीलंका को सजेशन दे रहा है आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश की वजह से परेशान हैं,
कट ऑफ वट ऑफ नहीं निकल रही है, और चैनल पे नए नए आए हैं, आपको मालूम नहीं है कहाँ से मैं शुरू करूँ, तो आप शुरू करें चैनल के होम पेज पे जाके इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं इंग्लिश को आपको मैथ्स के लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ, ऐसा लॉजिक लगा करके बताऊंगा आपको, चीज़ें रट्टे वट्टे मारने आपके बंद हो जाएंगे। शुरू से लास्ट तक आप ग्रामर को यहाँ से सीख सकते हैं बिना किसी पेड कोर्स के, ठीक है। आज से ही शुरू करके 2 वीक में अपना कोर्स पूरा करें, उसके बाद पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और मज़ा भी आएगा। इसी के नीचे आपको मिलेंगी पेड वीडियोस की 2 प्लेलिस्ट, एक बैंकिंग वाली, एक एसएससी वाली। इसमें एग्जाम को, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो कैसे अप्रोच करना है क्लोज टेस्ट को, पीक्यूआरएस को, आरसी को, है ना, ये मैं आपको सिखाता हूँ। इन दोनों प्लेलिस्ट को देखने के लिए, चलाने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दे करके मेंबर बने। इस वीडियो के अंदर बताया गया, अगर आपको कार्ड आपका काम नहीं कर रहा है ना, तो इस वीडियो को चला करके देखें। चलिए, Kerala the Rajapaksa government's decision to overturn Sri Lanka's tripartite agreement to develop Colombo's East Container Terminal or ECT is a setback to India and Japan. केरला राजपक्सा गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, राजपक्सा सरकार का जो फैसला है, अच्छा क्या कौन सा फैसला जो है ओवरटर्न करने का, ये वर्ड ऊपर ही आया था, रिनीज ऑन, उसका सिनोनिम है ओवरटर्न करना, मतलब पलटा मारना, प्रॉमिस को ब्रेक करना। केरला राजपक्सा का जो डिसीजन है इस प्रॉमिस को ब्रेक करने का, पलटी मारने का, और किसको, श्रीलंका के ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट को, श्रीलंका के उस एग्रीमेंट को जो 3 पार्टियों ने मिलकर किया था, है ना, ट्राईपार्टाइट। और ये एग्रीमेंट कौन सा था, डेवलप करने का, विकसित करने का कोलंबो के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, अब इसकी वर्ब आई है इज, ये डिसीजन है अपने आप में एक नाकामयाबी का शॉक इंडिया और जापान के लिए। ये डिसीजन अपने आप में एक बड़ा झटका है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, इंडिया और जापान। समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सेंटेंस आपके हाथ में, डिसीजन की वर्ब है इज। ट्राईपार्टाइट का मतलब है जिसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व हों, ट्राई मतलब 3, पार्टाइट मतलब पार्टियों से मिलकर बना। वैसे ही बाई पार्टाइट मतलब 2 पार्टियां हों, क्वाड्रीपार्टाइट मतलब जिसमें 4 पार्टियां हों, है ना, ऐसे ही वर्ड्स बनते हैं सारे के सारे। ओवरटर्न बता दिया मैंने आपको, पलटी मारना। सेटबैक के 2 मीनिंग होते हैं, पहला फेलियर, दूसरा शॉक कमिंग फ्रॉम फेलियर। कोई बच्चा पास नहीं हुआ एग्जाम में, वो फेलियर भी सेटबैक है उसके लिए, और उस फेलियर से आने वाला जो शॉक है, जो झटका उसको लगा, वो भी अपने आप में एक सेटबैक है। दोनों ही वर्ड सेटबैक को बताते हैं। करे द प्रोजेक्ट वर्थ एन एस्टिमेटेड 500 to 700 million was a key marker for infrastructure investment in the island nation where Chinese projects are most prominent. कह रहे जो प्रोजेक्ट है, ये जो खास प्रोजेक्ट है, द लगा के बता रहे हैं हम क्योंकि हम ऑलरेडी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इसका नाम बता चुके हैं। कह रहे ये जो खास प्रोजेक्ट है और जिसका वर्थ है, जिसकी कीमत है लगभग 500 से 700 मिलियन डॉलर्स। कह रहे ये प्रोजेक्ट जो था ना, अब इसकी वर्ब आई है वॉज, ये एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर था, निशान था, और किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का, ढांचे के विकास का, और किसमें, इस आइलैंड नेशन में, इस टापू देश में। समझ गए ना, आइलैंड नेशन में। और कौन सा नेशन है जहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, हर जगह दिखाई देते हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको जगह जगह दिखेगी श्रीलंका में। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वो पकड़ो, प्रोजेक्ट की वर्ब है वॉज, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की वर्ब है आर, है ना। अच्छा, प्रोमिनेंट क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो, हाई प्रोफाइल हो, फेमस हो, नोटेबल हो, है ना, तो आप प्रोमिनेंट होते हो। समझ गए ना, चाइना के प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत मशहूर है, जगह जगह देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रोमिनेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मोर देन 2/3 ऑफ ट्रांसशिपमेंट एट दिस पोर्ट इज टाइड टू इंडिया, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक। अच्छा सेंटेंस है, इसमें ग्रामर रूल भी आएगा, है ना। कह रहे मोर देन, से ज़्यादा। अच्छा किससे ज़्यादा भाई, 1/3, 2/3, 2/3 से ज़्यादा। अच्छा किसके, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है ऐसी शिपमेंट, ऐसे निकलने वाले जहाज़ जो कि पार जाएंगे श्रीलंका के, है ना, ट्रांस जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे। तो करें 2/3 से ज़्यादा जो जहाज़ निकलते हैं इस पोर्ट से, वो टाइड है इंडिया के लिए, वो इंडिया बाउंड होते हैं, इंडिया के लिए ही निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, बनाते हुए इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड और कनेक्टिविटी का लिंक। तो ये जो पोर्ट है ना, इसमें से 66% ट्रैफिक इंडिया के लिए आता या जाता है। इस वजह से ये जो चीज़ है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बनाती है इंडिया और श्रीलंका के बीच का, है ना, इस पोर्ट को। अब देखने वाले वर्ड्स,
देखो पहले सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा आपने, 2/3 की वर्ब है इज राइट, मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हो तो पहले काम को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म और दूसरे काम को मेन वर्ब बना करके लिख सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्रामर सीरीज में बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं इसको। अब इसमें देखने वाला जो वर्ड है ना 2/3, इसमें दो ग्रामर रूल हैं, एक नहीं बल्कि दो। तो पहले अपने डिटरमिन करेंगे ये 2/3 क्यों लिखा हुआ है, फिर अपने डिटरमिन करेंगे इसकी वर्ब सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है ना। ध्यान से देखो, 1/3 ऑफ दिस एप्पल इज या आर रटन, 1/3 इस एप्पल का रटन है, सड़ा हुआ है ना, गला हुआ है। ध्यान दें, जब भी आपके शुरू में यहाँ पे मिल जाए आपको 1, तो जो भी आपके पास बाद में आएंगे उसमें से एस को आप निकाल देंगे। 1 के साथ में थर्ड्स नहीं आएगा, 1 के साथ में फिफ्थ्स नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। हमेशा 1 के साथ में जो भी आए उसके पीछे से एस को निकाल दो, तो 1/3 नहीं 1/3। वैसे ही यहाँ पे देखो 1/3, मान लो यहाँ पे 1/7 होता, मान लीजिए वहाँ यहाँ पे लिखा होता 1/7, कुछ भी लिखा हो 1 के बाद में जो भी आ रहा हो उसके आगे से आपको एस को निकाल देना है। क्लियर हो गया। अच्छा मान लो 7 हो, तो 7 के आगे जो भी आ रहा हो, 1 को छोड़ के कोई और नंबर हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, वहाँ पे को अगले वाले नंबर के आगे एस को लगाना है। 3/4 की जगह 3/4 करना है, 7/5 की जगह 7/5 करना है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझे कब आपको एस लगाना है और कब नहीं लगाना। 1 के अलावा हर केस में यहाँ पे एस आएगा, सिर्फ 1 होगा तब यहाँ पे एस नहीं लगेगा। अब देखो दूसरा केस, इनकी वर्ब्स क्या होंगी, वर्ब लगेगी ऑफ के बाद में जो आ रहा है ना उसके हिसाब से। 1/3 ऑफ दिस एप्पल, कितने एप्पल हैं, एक एप्पल है। अगर एप्पल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, इज रॉटन। समझ के, इन दोनों की चाहे 1/3 हो, 1/7 हो, 7/5 हो या 3/4 हो, कुछ भी हो, वर्ब आएगी ऑफ के बाद जो रखा है उसके हिसाब से, है ना। वैसे यहाँ देखो 1/7 ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स, एक प्लूरल नाउन, तो वर्ब आएगी प्लूरल। 1/7 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, 1/7 स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ध्यान देंगे 1/3 के बाद में सिंगुलर वर्ब आई है और 1/7 के बाद में प्लूरल वर्ब आई है, रीजन एक ही है, ऑफ के बाद में क्या रखा था इस चीज़ ने डिटरमिन किया है इस चीज़ को। वैसे ही 7/5 में ऑफ के बाद क्या रखा है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ में हम इज को प्रेफर करते हैं, यहाँ इज आएगा। और 3/4 के बाद में पैसेंजर्स रखा है, पैसेंजर्स एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव को। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी वर्ब को डिटरमिन करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3/4 पैसेंजर्स जो हैं उन्होंने इंजरीज को सस्टेन किया है इस एक्सीडेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज के अंदर यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है, नाउन चैप्टर का है और बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, है ना। जापान हैज़ बीन अ की सपोर्टर ऑफ श्रीलंकाज ग्रोथ स्टोरी with its loans of about 1.1 trillion yen and grants and technical cooperation of about 300 billion yen। कह रहे जापान जो है वो रहा है, जापान हैज़ बीन, और क्या रहा है, एक बहुत ही कीन, बहुत ही फोकस्ड सपोर्टर श्रीलंका के विकास की कहानी का। श्रीलंका में जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितना विकास हुआ है, उस कहानी का एक बहुत बड़ा जो है ना हिस्सेदार रहा है जापान। और कैसे रहा है, इसके लोन्स के जरिए जो थे लगभग 1.1 ट्रिलियन के, अब देख लेना कितने होते हैं ना, येन में बात कर रहा है, और उन ग्रांट्स के और टेक्निकल कोऑपरेशन के जो है लगभग 300 बिलियन येन का, इतना सारा पैसा जापान ने जो है श्रीलंका को दान या चंदे में दिया है और लोन्स भी दिए हैं, है ना, इतना सारा पैसा। समझ गए। जापान की वर्ब है हैज़ बिन, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है एज ए जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड जापान टू इन्वेस्ट इन द ECT प्रोजेक्ट्स was also expected to showcase how the two Indo-Pacific partners and also Quad members could provide South Asia with viable, transparent and sustainable alternatives for financing and development। अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, जॉइंट वेंचर मतलब मिली जुली कोशिश, है ना। इंडिया और जापान ने ऑफिशियली कागज़ पे लिख दिया कि कंबाइंड होकर के हम श्रीलंका में ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे इस जो है प्रोजेक्ट को। करें एक मिली जुली कोशिश के तौर पे, और किसके लिए, इंडिया और जापान के लिए, और किस काम की, इन्वेस्ट इन करने की, निवेश करने की। कह रहा है इस तौर पे अगर देखा जाए ना तो ये जो प्रोजेक्ट था ECT, ये बहुत एक्सपेक्टेड था, इससे बहुत आशा थी, और ये क्या करेगा, शोकेस करेगा, दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कैसे, हाउ, कैसे दो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स,
इंडिया और जापान, है ना, 2 इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, और साथ ही साथ क्वाड मेंबर्स, जो कि क्वाड मेंबर्स भी हैं। कह रहे कैसे इंडिया और जापान जो है ना, जो दोनों ही मेंबर्स हैं दोनों ही ग्रुप्स के, वो प्रोवाइड कर सकते हैं साउथ एशिया को, और कैसे, किसके साथ, वाइबल, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के साथ। वाइबल का मतलब अच्छे, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, सस्टेनेबल का मतलब है लंबे समय तक बने रहें। कैसे वो दे सकते हैं साउथ एशिया को इस टाइप के विकल्प, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, और किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। समझ गए ना। तो दोनों की मिली जुली जॉइंट वेंचर के तौर पे हम दिखा पाते हैं इस चीज़ को कि हम जैसे जापान और इंडिया मिलके श्रीलंका में कर रहे हैं, वैसे हम साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में चाइना का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हमारे जो लोन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वाइबल होते हैं। हम आपकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आपको लोन नहीं देते हैं। समझ गए। देखने वाली कुछ है नहीं इसमें, वर्ड देख लेना आप। जॉइंट वेंचर आपको बता दिया। शोकेस करने का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना। आपके घर में भी शोकेस होता होगा ना, जहाँ पे आप कुछ डिस्प्ले करते हो, सब चीज़ें जब सबको दिखाते हो, है ना, अपने गेस्ट लोगों को। वाइबल आपको मैंने बता दिया, अप्रोप्रिएट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वो आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना, सामने मार्क करके रखें आपकी सहूलियत के लिए। करे द शार्प स्टेटमेंट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टोक्यो नाउ रिफ्लेक्ट देयर डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड देयर सस्पिशंस अबाउट द मोटिवेशंस। कह रहे जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत ही शार्प स्टेटमेंट्स आई हैं, है ना, कहाँ से, एक तो इंडिया से, न्यू दिल्ली से, और दूसरी जापान से, टोक्यो से। कह रहे अब जो स्टेटमेंट आई है ना, बहुत ही तीखी, वो रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी डीप डिसअपॉइंटमेंट को, उनकी गहरी निराशा को, और उनके सस्पिशंस को, उनके अंदेशों को, उनके डरों को। किस बारे में, मोटिवेशंस के बारे में, इस डील को कैंसिल करने के इंटेंशन के बारे में। समझ गए ना। तो दोनों ने बहुत शार्प स्टेटमेंट्स दिए हैं, इंडिया और जापान ने, और यही दिखाती हैं कि दोनों बहुत नाराज़ हैं। शायद दोनों को लग रहा है कि चाइना के चक्कर में ही श्रीलंका ने दोनों को मना बोला है इस डील के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन होता है आपको किसी काम को करने के लिए जो चीज़ उकसाती है ना, मोटिवेट करती है। करेक्ट ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द राजपक्सा गवर्नमेंट्स डिसीजन इज ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम पोर्ट यूनियन ग्रुप्स which have opposed any foreign participation and threatened a work to rule agitation if ECD operations are handed to the Adani Group as proposed। कह रहे जो जाहिर तौर पे रीज़न है, ऑस्टेंसिबल मतलब जो सबको दिख रहा है ना, कथित तौर पे है, अलेज्ड है, प्रपोर्टेड है या सपोज्ड है। हो सकता है ये रीज़न ना निकले कल को, लेकिन अभी देखने में ये लगता है। कह रहे जो रीज़न दिखाया गया है या बताया गया है इस राजपक्सा गवर्नमेंट के डिसीजन का, वो रीज़न है बढ़ता हुआ प्रेशर, वो रीज़न है ग्रो करता हुआ तनाव। और कहाँ से, पोर्ट यूनियन ग्रुप से, वहाँ के जो यूनियन के लोग हैं उनसे। कह रहे जिन्होंने अपोज किया है किसी भी फॉरेन पार्टिसिपेशन को, किसी भी विदेशी जो है दखल अंदाजी को, और जिन्होंने थ्रेटन किया है, जिन्होंने धमकी दी है एक एजिटेशन की जिसका नाम होगा वर्क टू रूल। ये एक स्पेशल एजिटेशन होता है, बता दूंगा मैं क्या होता है। कह रहे जिन्होंने धमकी भी दे दी है कि एजिटेशन करेंगे, धरना करेंगे अगर ईसीडी ऑपरेशंस हैंडेड किए गए, थमाए गए अडानी ग्रुप को, जैसा कि प्रपोज भी किया गया है। समझ गए ना। तो कह रहे सबके सामने यही रीज़न है कि बहुत सारा तनाव श्रीलंका की गवर्नमेंट को झेलने को मिला है इस डील को, इसीलिए उन्होंने कैंसिल किया है। तनाव मिला है ऐसे ग्रुप से जिन्होंने किसी भी फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए मना बोला है और धमकी दे दी है कि हम एजिटेशन करेंगे अगर आपने अडानी को ये सारा काम दिया जैसा कि प्रपोज भी किया गया है। अब आ जाओ उसमें देखने वाले वर्ड्स। ऑस्टेंसिबल मतलब अलेज्ड हो, एपरेंट हो, दिखाई देता हो, है ना, सच हो या ना हो। वर्क टू रूल क्या होता है, देखो ऐसे एजिटेशंस जहाँ पे आप काम तो करेंगे, ऐसी स्ट्राइक जिसमें आप काम तो करेंगे लेकिन आप करेंगे बेयर मिनिमम, आप उतना ही काम करेंगे कि आपको नौकरी से ना निकाला जाए और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आप पूरी करो। आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसकी भलाई में आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपके सामने आग भी लग रही हो ना तो भी आप आग को नहीं बुझाओगे क्योंकि वो आपका काम नहीं है। समझ गए ना। तो वर्क टू रूल एजिटेशन वही एजिटेशन होते हैं जब बेयर मिनिमम काम करते हैं वर्कर, चाहे घाटे में जाए कंपनी, चाहे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, उनको कोई मतलब नहीं है, बस अपना वो उनका एजिटेशन है, प्रोटेस्ट है वो इनका मिनिमम काम करने का। समझ गए ना। ये बहुत डेंजरस होता है ना क्योंकि इसमें हमेशा घाटे में चलती है कोई भी कंपनी वर्क टू रूल एजिटेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड सम मिसगिविंग्स अबाउट वेदर द राजपक्सा ब्रदर्स हु बिकेम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1920 वुड in fact honor the commitments made by the previous government given the acrimony between the two governments। ये सेंटेंस अच्छा है, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी आएगा। कह रहे इंडिया के पास भी रहे हैं, हैज़ ऑल्सो हैड,
ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। कह रहे इंडिया के पास भी रहे हैं, और क्या रहे हैं, कुछ मिसगिविंग्स, कुछ आशंकाएं। मिसगिविंग्स का मतलब होता है एप्रीहेंशन, है ना, डाउट, शंकाएं। कह रहे इंडिया के पास भी थोड़े बहुत डाउट रहे हैं अबाउट इस बारे में, वेदर हाँ के ना, जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं जो बन गए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 1920 में, वो ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे, वास्तव में वो वास्तव में पूरा करेंगे या नहीं करेंगे उन कमिटमेंट्स को, वादों को जो मेड बाय हैं, जो बनाए गए हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज़ को देखते हुए, गिवन इस चीज़ को देखते हुए, इस एक्रीमनी को, इस कड़वाहट को दोनों सरकारों के बीच में, बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। कह रहा है इंडिया को भी पहले से अंदेशा था कि ये जो नई सरकार आई है राजपक्षाओं की, जो प्राइम मिनिस्टर और पीएम बने हैं, ये ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे पिछली सरकारों के कमिटमेंट्स को, क्योंकि पिछली सरकार और आने वाली सरकार में अभी जो सरकार बैठी है बहुत एक्रीमनी है, बहुत ही कड़वाहट है ना। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। इंडिया की वर्ब है हैज़ ऑल्सो हैड्स, हु की वर्ब है बिकेम, राजपक्षा ब्रदर्स की वर्ब है वुड ऑनर, वुड हेल्पिंग वर्ब, ऑनर आपकी मेन वर्ब, बीच में इनफैक्ट एक एडवर्ब रखी हुई है ना। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट, इसके लिए वर्ड्स अपने पास इल विल, रैनकोर और बिटरनेस। ये रैनकोर वर्ड 2-3 बार आया हुआ एसएससी में, पता नहीं क्या प्यार है उनको इस वर्ड से, रैनकोर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आपसी कड़वाहट। अब इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट, हैज़ ऑल्सो हैड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। देखिए वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ग्रामर सीरीज में हो चुका है बहुत तसल्ली से, पार्ट नंबर 5 में, है ना। अगर आप ग्रामर सीरीज नहीं देख रहे हैं तो आप देखना शुरू करें आज से। अभी यहाँ पे हम उसको करेंगे रिवाइज। देखो हैज़ नाम की वर्ब है ना, 3 काम कर सकती है। पहला, कोई चीज़ आप रखते हो, ओन करते हो, तो भी हैज़ से बताओगे। दूसरा, कोई चीज़ खाते हो, उसको भी हैज़ से बताओगे। और तीसरा, किसी चीज़ का अनुभव करते हो, उससे भी हैज़ से बताओगे। समझ गए ना। हैज़ नाम की वर्ब एज अ मेन वर्ब तीनों ही काम करती है, एज अ मेन वर्ब, है ना। द रिच बिजनेसमैन हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रिच बिजनेसमैन के पास एक बहुत सारा पैसा है ना, ह्यूज अमाउंट है मनी की। हैज़ यहाँ पे उसके ओन करने को बता रही है, समझ रहे हो। बेसिक्स बिल्ड कर रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये कैसे स्ट्रक्चर बनती है। आई हैड अ लाइट ब्रेकफास्ट, मैंने एक लाइट ब्रेकफास्ट खाया। यहाँ पे हैड जो है ईट नाम की वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह काम आ रही है ना। हैज़ का मतलब खाना भी होता है, खाना पीना भी खाने पीने के लिए भी इस वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एट लिखा होता है या हैड लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है ना। तीसरा देखो, शी हैड अ मेमोरेबल हॉलीडे इन गोवा, उसने गोवा में एक एक्सपीरियंस किया एक मेमोरेबल हॉलीडे को, ऐसे हॉलीडे को जिसको बुलाया ना जा सके। यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए हैज़ को यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे एक्सपीरियंस भी लिख सकते थे। अब देखो ये वाली स्ट्रक्चर कब बनेगी, इन तीनों सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलूंगा ना तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। और क्यों बदलूंगा, मान लो फर्स्ट सेंटेंस में यूँ बोलूँ मैं, उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है नहीं, बहुत दिनों से हैं, फॉर 3 डेकेड्स, ठीक है। रिच मैन के पास 3 दशकों से पैसे हैं। अब देखो आज नहीं है पैसे वो रखता आया है। आपको पता है सिंस फॉर लगने का मतलब है या तो यहाँ पे परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस हैज़ से पहले एक और हैज़ लगा दूंगा, क्योंकि ये वाला हैज़ तो मेन वर्ब है, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज़। अब जैसे ही हैज़ लगाया, इस हैज़ को हमें बदलना पड़ेगा V3 के अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा, हैड। द रिच बिजनेसमैन हैज़ हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। समझ गए ना, ऐसे बनती है स्ट्रक्चर। वैसे ही उसने एक ब्रेकफास्ट खाया, लाइट ब्रेकफास्ट। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा लाइट ब्रेकफास्ट खाता आ रहा है फॉर या सिंस लास्ट ईयर। आज की बात नहीं है या उसने कल नहीं खाया, वो पिछले 1 साल से खाता आ रहा है। इसको अगेन मुझे परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इस हैड के आगे एक और हैज़ लगा दूंगा। आई हैव सॉरी, है ना, आई के लिए हैव। आई हैव हैड अ लाइट ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट ईयर। तो ऐसे बनता है हैज़ हैड और ऐसे बनता है हैव हैड, कोई फ़र्क नहीं है। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वैसे ही शी हैड एक्सपीरियंस्ड अ मेमोरेबल हॉलीडे इन गोवा। अगेन इसके आगे मैं लगाना चाहूँ हैज़ या हैव, तो मैं यहाँ लगाऊंगा हैज़। शी हैज़ हैड अ मेमोरेबल हॉलीडे इन गोवा, या मैं लिख सकता हूँ व्हेनेवर शी गोज़, जब भी वो जाती है अच्छा हॉलीडे एक्सपीरियंस करती आ रही है वो, है ना, जब वो गोवा में गई है। तो ये तीनों परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। आप इसको पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हो, इनकी जगह पे हैड भी लिख सकते हो, पर उसके बाद में एक आपको क्लोज और चाहिए होगा पास्ट में, है ना। पास्ट परफेक्ट बन सकता है अगर इसके बाद में एक क्लोज और लग जाए पास्ट में, तो यहाँ पे हैड भी आ सकता है। तो
आई थिंक समझ गए होंगे स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं। बस निशानी इनकी एक ही याद रखना, ये जो लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और बाद में हमेशा हैड होगा। यहाँ पे कभी भी हैज़ या हैव नहीं होगा, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, बाद में हमेशा हैड होगा। जो भी बदलना है शुरू के अंदर आप बदलेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, कह रहा सिमिलर कमिटमेंट्स मेड बाय फॉर्मर पीएम रानिल विक्रमसिंघे ड्यूरिंग ए विजिट टू इंडिया व्हेन ही साइंड एन MOU फॉर डेवलपिंग द ईस्टर्न सिटी ऑफ ट्रैनकोमाली through oil and infra projects also appear to have fallen by the wayside। कह रहा है ऐसे ही कमिटमेंट जो बनाए गए थे पुराने पीएम के द्वारा, जिसका नाम था रानिल विक्रमसिंघे, और कब बनाए थे, एक विजिट के दौरान दिल्ली की, और जब उसने साइन किया था MOU को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, और किस लिए, डेवलप करने के लिए इस पूर्वी सिटी को, शहर को, जिसका नाम है ट्रैनकोमाली। और कैसे डेवलप करना है, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए, है ना। कह रहे ये भी जो कमिटमेंट्स है ना, अब देखो इसकी वर्ब आई है ऑल्सो अपीयर, ये कमिटमेंट्स भी दिखाई देते हैं कि ये फॉलन हो चुके हैं वे साइड, ये कमिटमेंट भी पटरी से उतर चुके हैं, है ना। ये शुरू तो हुए थे लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हैव फॉलन बाय द वे साइड। ये स्ट्रक्चर मैं आपको करवा दूंगा, सेंटेंस समझ लो। कमिटमेंट्स की वर्ब है अपीयर, ही की वर्ब है साइंड। हमें देख करके लगता है कि पुराने वाले, ये दूसरा ट्रैनकोमाली वाला कमिटमेंट भी अब ये मना करने वाले हैं। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली स्ट्रक्चर, है ना, फॉल बाय द वे साइड। इसका मतलब होता है एक एक्शन का शुरू तो होना लेकिन पूरा ना होना। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने आज से बैंक PO की प्रिपरेशन की या SSC CGL की प्रिपरेशन करने लगा, पर बीचों बीच जा कर के उसको मतलब उसको लगा यार मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, उसने हिम्मत छोड़ दी, तो वो स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन हैज़ फॉलन बाय द वे साइड हो गई है। जो रास्ते पे थी उस रास्ते पे नहीं है, उस रास्ते के वे के साइड में आ गई है, गाड़ी को आपने रोक के साइड में लगा लिया है, ऐसा समझे, समझ गए ना। गाड़ी आगे बढ़ने की जगह रास्ते के साइड में रुक करके खड़ी हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर द लार्जर क्वेश्चन ऑफ अ पॉसिबल चाइनीज रोल इन द ECT डिसीजन ऑल्सो hangs over the decision given the other terminal projects at the Colombo port such as the Colombo International Container Terminal have not faced similar pushback। कह रहा बड़ा सवाल, और किसका, एक संभावित चाइनीज़ भूमिका का, चाइनीज़ रोल का, और किस में, इस ECT के डिसीजन में। कह रहा एक बड़ा सवाल भी हैंग ओवर करता है, हमारे सर पे मंडराता है, और किसके, इस डिसीजन के। एक और बड़ा सवाल इसके सर पे मंडरा रहा है। अब वो सवाल क्या है, देखते हुए, कंसीडर करते हुए, गिवन कि ये जो अदर टर्मिनल प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस ECT के अलावा, और कहाँ पे, कोलंबो पोर्ट पे, सच है जैसे कि कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। कह रहे इन्होंने फेस नहीं किया है इस तरह के पुशबैक को, इस तरह की ऑपोजिशन को। तो बड़ा सवाल इस डिसीजन के सर पे यही मंडरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ के वर्कर और वहाँ की सरकार सिर्फ चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज़ के जो है ना प्रोजेक्ट्स, उन्हीं को अपोज करते हैं, क्योंकि चाइना का जो ये वाला कंटेनर टर्मिनल है ये सही से बन रहा है और वहाँ के वर्कर्स ने इसको अपोज नहीं किया है। समझ गए। क्वेश्चन की वर्ब है हैंग ओवर, प्रोजेक्ट्स की वर्ब है हैव नॉट फेस्ड। हैंग ओवर करना मतलब सर पे मंडराना, इसका एक वर्ड है इसके लिए, लूम करना या ओवर शेडो करना, है ना। आपके सर पे कोई चीज़ मंडरा रही है, सर के ऊपर नाच रही है ना, हैंग ओवर कर रही है। पुशबैक का मतलब होता है पुश किया बैक, किसी चीज़ को अपोज किया, किसी चीज़ का विरोध किया, है ना, पुशबैक। कह रहे इट इज़ ऑल्सो क्यूरियस दैट गिवन इट्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज श्रीलंका फेल्ट कॉन्फिडेंट इन टेकिंग अ डिसीजन गारंटीड टू अपसेट सच इंपॉर्टेंट डोनर्स। कह रहे ये चीज़ भी बहुत क्यूरियस है, ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ही जिज्ञासा भरी है। क्या, कौन सी चीज़, दैट वो ये कि देखते हुए इसकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को, देखते हुए इसकी आर्थिक तंगी को, श्रीलंका ने फील किया बहुत ही कॉन्फिडेंट, श्रीलंका ने बहुत ही जो है ना कॉन्फिडेंस फील किया डिसीजन लेते हुए जो गारंटीड था कि अपसेट करेगा ऐसे इंपॉर्टेंट डोनर्स को, श्रीलंका और जापान को। तो कह रहे ये भी जिज्ञासा भरी चीज़ है कि श्रीलंका को हम चंदा दे रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो गुजर रहा है, फिर भी उसने ऐसा डिसीजन लिया कि जिसने जापान और इंडिया को, जो बहुत महत्वपूर्ण चंदा देने वाले हैं, दोनों को अपसेट किया, है ना। कैसे इतना कॉन्फिडेंस श्रीलंका दिखा सकता है। सिंपल सेंटेंस, देखने वाला कुछ है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है ब्लू और पिंक में। कह रहा न्यू दिल्ली हैज़ सेट it continues to engage Sri Lanka on the ECT issue, although it remains cold to Colombo's alternative offer of developing the West Container Terminal। कह रहा दिल्ली ने बोला है सेट कि ये जारी है, इट कंटिन्यू, इंगेज करना, बातचीत करना श्रीलंका के साथ,
दिल्ली ने यही बोला है कि अभी भी हम जारी हैं, श्रीलंका से हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, इस ECT के इशू पे। हालांकि ये दिखाई देता है यही दिल्ली रिमेन है बना होता है, और क्या बना होता है, कोल्ड, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना देने वाला। हालांकि दिल्ली अभी भी कोल्ड है, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कोलंबो के उस वैकल्पिक ऑफर की, ऑल्टरनेटिव ऑफर की, जो है डेवलप करने का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को। दिल्ली बोल रहा है अभी भी ECT पे हम बात कर रहे हैं, और इसने कोलंबो ने बोला होगा, है ना, कि ECT को छोड़ो आप, ये दूसरा वाला डेवलप कर दो। इसके जवाब में इंडिया बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इंडिया बोल रहा है ECT करूँगा, करवाना है तो करवाओ, चंदा दे रहा था, नहीं करवाना है तो मना बोलो। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। ऑल्दो के साथ में आप येट को यूज़ ना करें, कई बार मैं आपको बताता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर येट आएगा क्या? इस केस में येट आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए, है ना, न्यू दिल्ली से पहले। अभी येट आना बंद हो गया है नए टाइप की इंग्लिश में। अगर आप कोई सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें येट आ रहा है तो वो पुराने टाइप के हिसाब से लिखा हुआ है। SSC बैंक वाले इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसमें येट नहीं आ रहा है ना। चलो, कह रहे ओवर द पास्ट ईयर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड मच टाइम एंड रिसोर्सेज टू इंडिया श्रीलंका टाइज इंक्लूडिंग अ न्यू क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट एंड कोविड-19 असिस्टेंस एंड वैक्सीन्स। कह रहे पिछले साल के दौरान, पास्ट ईयर के दौरान, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने इन्वेस्ट किया है बहुत सारा वक्त और बहुत सारे रिसोर्सेज, संसाधन, और किसमें, इंडिया श्रीलंका के रिश्तों में, जिसमें शामिल है एक नई क्रेडिट की लाइन। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है आपको मैंने लिमिट दे दी 2, 3, 5 हज़ार जितने करोड़ की लिमिट है, उसमें आप लेते जाओ मुझसे लोन, है ना, जब देने की इच्छा हो वापस कर देना। समझ गए? तो कह रहे मोदी साहब ने इन्वेस्ट किया है बहुत सारा वक्त श्रीलंका के साथ रिश्तों में, जिसमें शामिल है क्रेडिट लाइन भी, एक बहुत सारी लोन भी, और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी। श्रीलंका की करेंसी हम लेंगे, हमारी करेंसी श्रीलंका लेगा, है ना, दोनों की करेंसी मजबूत बनेगी, और कोविड-19 की असिस्टेंस भी, और कई सारी वैक्सीन्स भी, है ना। तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारा ये सब कुछ इन्वेस्ट किया है। कह रहे NSA अजीत डोवाल एंड EAM S जयशंकर हैव विजिटेड कोलंबो मोर देन वंस एंड मिस्टर मोदी हैज़ होस्टेड प्रेसिडेंट गोटबाया एंड प्राइम मिनिस्टर महिंदा। करें इन दोनों साहब ने, अजीत डोवल जी ने और जयशंकर साहब ने भी विजिट किया है कोलंबो को एक बार से ज़्यादा, और मोदी साहब भी होस्ट कर चुके हैं, मेज़बानी कर चुके हैं गोटाबाया और महिंदा की, राजपक्षे की विजिट को, है ना। तो ये सब कुछ भी हो चुका है पिछले साल के दौरान। करें इंडिया हैज़ ऑल्सो सेट मच स्टोर बाय इट्स पार्टनरशिप विद जापान विच कुड बी ए टेम्पलेट फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स एज ए काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। करें इंडिया ने साथ ही साथ बहुत भरोसा जताया है, ये एक इडियम होती है, हैज़ सेट मच स्टोर बाय, ये मैं अभी आपको करवाऊंगा। करें इंडिया ने भी साथ ही साथ बहुत भरोसा जताया है, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने पार्टनरशिप में जापान के साथ, जो कि एक टेम्पलेट हो सकती है, जो कि एक प्रोटोटाइप हो सकती है, जो कि एक सैंपल हो सकती है ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स का। और किस तौर पे, एक जवाबी तौर पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। तो इंडिया और जापान मिलकर क्या कर रहे हैं, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दूसरे देशों की ज़मीन कब्जाता है, हम सबको पता है ना। CPEC से पाकिस्तान में कर रहा है, मलेशिया में भी कर चुका है, श्रीलंका का एक पोर्ट भी ले चुका है। तो कह रहे इंडिया ने बहुत सारा भरोसा जताया है जापान में, और दोनों मिलकर एक ऐसा टेम्पलेट बना रहे हैं जिसको वो सब जगह लागू करेंगे जवाबी तौर पे चाइना के BRI के, जिसमें हम किसी की ज़मीन नहीं कब्जाते हैं, दूसरे देश को सही में डेवलप करने के लिए चंदा वंदा देते हैं। समझ गए? अब देखने वाली चीज़ें क्या है इस सेंटेंस में, हैज़ ऑल्सो सेट मच स्टोर। इस सेंटेंस को कैसे देखेंगे, देखो आपने बस इडियम है 2, टू सेट या पुट मच स्टोर बाय समवन। कभी कभी आप मच की जगह देखेंगे ग्रेट। देखिए स्टोर को ऐसा समझें बहुत ही इनवैल्यूबल चीज़ है ना, प्राइसलेस चीज़, आपकी सबसे बेशकीमती चीज़ समझे स्टोर। ये स्टोर का एक मीनिंग हुआ करता था पुराने टाइम में, अब ऑब्सोलीट हो गया है ना। अब सोचो अगर आप बहुत सारा स्टोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ किसी के पास रख रहे हो, तो आप उस इंसान में बहुत सारा फेथ दिखा रहे हो, बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, है ना। तो वहीं से इडियम बनी है, टू सेट मच स्टोर बाय समवन, मतलब किसी में बहुत सारा भरोसा जताना, है ना। सबसे वैल्यूबल चीज़ अपनी उसके पास आप रखने की जो हिम्मत करते हो, तो बड़ा भरोसा रखते हो। अब इसका उल्टा है बिल्कुल, मच या ग्रेट की जगह लिटिल लगा दो, टू सेट लिटिल स्टोर बाय समवन, किसी में बिल्कुल भी भरोसा ना जताना, किसी में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ना दिखाना। दोनों इडियम एक दूसरे की उल्टी हैं, मच और लिटिल से आपको पता लगेगा। चले आगे, कह रहे देयर इज मच एट स्टेक फॉर ऑल 3 कंट्रीज टू डिटेल द पार्टनरशिप। कह रहा बहुत कुछ एट स्टेक है, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, देयर इज, है ना, बहुत कुछ। किन के लिए,
तीनों के तीनों देशों के लिए कि इस पार्टनरशिप को पटरी से उतारें। अगर ये पार्टनरशिप पटरी से उतरी, डिरेल हुई, तो बहुत कुछ दाम पे लगा है तीनों ही कंट्री के लिए, इंडिया, जापान और श्रीलंका के लिए। समझ गए? एज आपकी वर्ब है, मच आपका सब्जेक्ट है। हमेशा देर के बाद में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ना कि देर के हिसाब से। एट स्टेक मतलब दाम पे। इसके लिए एक और फ्रेज है अपने पास, अप फॉर ग्रैब्स। इफ़ समथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स, वो चीज़ दाम पे लगी हुई है ना। डिरेल करना मतलब पटरी से उतारना, किसी चीज़ को स्पॉइल करना, रूइन करना। करेक्ट, इट इज in all their interest, but primary Columbus to find a compromise formula to salvage a deal that has far-reaching consequences for the region। करे ये तीनों की इंटरेस्ट में है, ये डील तीनों की भलाई में है, लेकिन ये सबसे पहले कोलंबो की, प्राइमरली कोलंबो की भलाई में है कि वो फाइंड करे एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला को, एक एडजस्टमेंट के फार्मूला को, ताकि बटोर पाए इस डील को, सेल्वेज कर पाए, जिसके दूर तक जाने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और पूरे रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। समझ गए ना? तो सबके इंटरेस्ट में है, लेकिन कोलंबो को फाइंड करना पड़ेगा वो तरीका जिससे इस डील को बचाया जा सके, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा है। सेल्वेज करना आप जानते हैं, कॉन्सिक्वेंस करना मतलब नतीजा, आउटकम या रिजल्ट बोलते हैं इसको। चलिए आइए अपने क्विज पे एक लाइक और एक शेयर रोज़ की तरह देना ना भूलें। अब आ जाओ अपना क्विज, है ना, क्लोजेस्ट। इन द 14th century द वर्ल्ड हैज़ सॉ, हैज़ हैड या हैज़ एक्सपीरियंस अ डेडली डिजीज बिबोनिक प्लेग। 14वीं सदी में दुनिया ने एक्सपीरियंस किया है एक बहुत ही डेडली डिजीज़ को, जिसका नाम है बिबोनिक प्लेग। अब देखो, हैज़ के बाद में हैड आता है, ये आप जानते हैं। सी आपका आंसर हो सकता है। हम देखेंगे बाकी आपके आंसर्स क्यों नहीं है ना। हैज़ के बाद में हैज़ कभी नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा तो हैड। हैज़ के बाद में सॉ नहीं आ सकता, यहाँ पे सीन लिखना पड़ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सी सॉ सीन। अगर सीन लिखा होता तो ठीक था, पर यहाँ लिखा हुआ है सॉ, तो ये बी भी नहीं है। हैज़ के बाद में एक्सपीरियंस आ सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी नहीं है। ये बी भी आपका आंसर हो सकता था, डी भी हो सकता था, अगर इनकी सही करेक्ट फॉर्म लगी होती। दोनों की नहीं लगी हुई है, ए में वैसे भी नहीं आ रहा, तो सी आपका आंसर है। तो 14वीं सदी में दुनिया एक्सपीरियंस कर चुकी है एक बहुत ही घातक बीमारी को, जिसका नाम है बिबोनिक प्लेग। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच, जिसके अंदर 2/5, 2/7, 1/3 और 3/5, जिसमें ये वाले सारे पोर्शन जो है पॉपुलेशन के, और किसकी, यूरोप की, मर गई, डाई कर गई। समझ गए ना? अब चेक करना अपने को चारों में से कौन सा लगेगा। ध्यान दें, 2 के बाद में अगर 5th लगा तो पीछे एस आना चाहिए, ए आपका आंसर नहीं है। 3 के बाद में 7 लगा तो पीछे एस आना चाहिए, ये भी नहीं है। 1 के बाद में 3rd लगा है तो 1 के हिसाब से एस कभी भी नहीं आता, और 3 के बाद में 5th लगा है एस के साथ, ये आपका आंसर है। जिसमें 3/5 जो यूरोप की पॉपुलेशन है डाई कर गई, मर गई। समझ गए? इस एस की वजह से मुझे पता लगा 3/5 सही है, इस एस की वजह से 1/3 नहीं हो सकता, और यहाँ पे दोनों में एस लगा हुआ होना चाहिए। आगे पढ़ो। लेकिन बट अनलाइक टुडे दैट पीरियड मार्क्ड एन एरा ऑफ लिटिल कम्युनिकेशन। कह रहे लेकिन आज से बिल्कुल उल्टा, वो जो पीरियड था वो मार्क करता था एक एरा को, एक युग को, लिटिल कम्युनिकेशन के। वो पीरियड में बहुत ही कम कम्युनिकेशन था, है ना। उस पीरियड में हम किसी को बता नहीं पाते थे कि ऐसी बीमारी आ गई है। कह रहे हाउ एवर, हालांकि, फॉर रिनीजिंग, डबलिंग डाउन, ऑनरिंग या रिनीगेट। रिनीज कह रहे फॉर, इन चारों में से एक वर्ड, ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेडली एंड कंटेजियस डिजीज। कह रहे लेकिन इन चारों में से एक काम को करने के लिए उस इंटरनेशनल कन्वेंशन पे, एग्रीमेंट पे, जो है शेयर करने का इंफॉर्मेशन को, और किस बारे में, डेडली और कंटेजियस डिजीज़ के बारे में। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ काम को किया गया है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर, जो एग्रीमेंट कहता था कि आप जो है शेयर करेंगे उस डेडली और कंटेजियस डिजीज़ के डेटा को, है ना, पूरी दुनिया को बताएंगे। कह रहे लेकिन ऐसा करके, अब देखो 4 के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ये आप जानते हैं, है ना। 4 के बाद में अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ डबलिंग डाउन को भी और रिनीजिंग को भी। रिनीज करने का मतलब होता है पलटी मार देना, डबलिंग डाउन कर देने का मतलब होता है अपने प्रॉमिस को स्ट्रेंथन करना, ऑनर करने का मतलब भी ये होता है अपने प्रॉमिस को स्ट्रेंथन करना। रिनीज यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 4 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
थर्ड में तीनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। ऑनर करने का मतलब होगा इन कन्वेंशन को पूरा किया, डबल डाउन का मतलब भी यही है, पूरा किया, और रिनीज का मतलब है इन कन्वेंशन को आपने क्या कर दिया, इनको तोड़ दिया। अब तीनों ही अपने आंसर हो सकते हैं, ये अपने को आगे पता लगेगा तीनों में से अपना आंसर कौन है ना। आगे बढ़ते जाओ। तो इस काम को करके चाइना हैज़ बीन फेसिंग सैल्वेज, लूमिंग, रैनकोर और प्रोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड। चाइना फेस कर रहा है इन चारों में से एक चीज़ को, दुनिया की। अब ध्यान देखना, सैल्वेज का मतलब होता है बटोरना, एक वर्ब है। लूमिंग का मतलब हुआ है जो चीज़ सर पे मंडरा रही हो। रैनकोर का मतलब होता है कड़वाहट। प्रोमिनेंस का मतलब होता है महत्वपूर्णता। चाइना दुनिया की किस चीज़ को महसूस कर रही है? चाइना दुनिया की रैनकोर को महसूस कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? लूमिंग को महसूस नहीं कर सकते हो, सैल्वेज को नहीं कर सकते हो, प्रोमिनेंस को महसूस नहीं कर सकते हो। चाइना दुनिया की कड़वाहट को महसूस करेगी। अगर कड़वाहट को महसूस कर रही है, सी आपका आंसर है, तो पीछे वाले में आपका आंसर है रिनीज। चाइना ने पलटी मारी इसलिए तो कड़वाहट को महसूस कर रही है ना। ऑनर नहीं किया उसने, डबल डाउन नहीं किया उसने, रिनीज किया, रिनीज ऑन किया, इसी वजह से रैनकोर को महसूस कर रहा है। समझ गए ना? तो कभी कभी आपको आगे देख के मालूम चलेगा पीछे वाले का आंसर क्या है। अब आगे बढ़ जाओ। कह रहा है वो वर्ड दैट प्रीफर्स टू पुट लिटल, द लिटल, ग्रेट या मच स्टोर बाय द कम्युनिस्ट नेशन। ये वो दुनिया है जो प्रेफर करती है कि बिल्कुल भी भरोसा ना जताएं इस चाइना के अंदर। अब आज की डेट में वर्ड यही प्रेफर करता है, चाइना में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। तो पुट करेगा लिटल स्टोर को, लिटल आपका आंसर है, ईडियम आपने देखी है। मच या ग्रेट स्टोर का मतलब है बहुत ज़्यादा भरोसा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना। और द लिटल तो कभी आएगा ही नहीं। द लिटल आपको मालूम है कब आता है? जो भी थोड़ा सा है। द लिटल मतलब जो भी थोड़ा सा है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, लिटल की बात हो रही है। लिटल स्टोर बाय दिस कम्युनिस्ट नेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे लेवल का क्विज है। जरूर से अपना स्कोर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कल राइटिंग स्किल्स पे एक वीडियो आई है, जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करना। संडे को, हर संडे करेंगे। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, अगर वो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो हर संडे उस वीडियो को अपने जरूर किया करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।